Hello students, I welcome you all at the amazing platform of Learn Karo class 11 and 12. I hope all of you are hale and hearty, safe and sanitized. मैं हूँ श्रेया आपकी एजुकेटर और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। ऑलराइट, इससे पहले हम इंग्लिश के एंड सोशियोलॉजी के सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से जाकर इंग्लिश और सोशियोलॉजी के भी सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर कर सकते हैं। डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। ऑलराइट, अपने लास्ट सेशन में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ऑलरेडी कवर कर लिया था और आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर या फिर इसका नेम एक और होता है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है इन व्हाट वेज डज द प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी डिफर फ्रॉम इट्स कमांड इकोनॉमी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है चाइनीज इकोनॉमी एट प्रेजेंट टाइम, देन डिफरेंस किससे करना है, आपको उसे डिफरेंशिएट किससे करना है, कमांड इकोनॉमी से। ठीक है, तो आंसर आप इसका कैसे फ्रेम करोगे, द प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी हैज अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है प्रेजेंट डे चाइनीज इकोनॉमी में जो उन्होंने अडॉप्ट करी थी, क्या ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्यों अडॉप्ट करी गई थी, इट वाज अडॉप्टेड टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बहुत मैसिवली इंक्रीज करा जा सके। और कैसे इंक्रीज करा जा सकता है, ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू क्या करा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल ज्यादा करी जा सकती है और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा करी जाती है और ये थ्रू आउट क्या करता है, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इट डिफर्ड फ्रॉम इट्स कमांड इकोनॉमी इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस थे प्रेजेंट डे चाइनीज इकोनॉमी में एंड कमांड इकोनॉमी। राइट, सो इट ब्रोक स्टेगनेंसी ऑफ कमांड इकोनॉमी। तो प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी ने क्या करा, इसने ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक थ्रू कर दिया स्टैग्नेशन को, जो कि बिल्कुल ठहराव आ गया था, रुकावट आ गई थी काहे में, कमांड इकोनॉमी की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है command economy lagged behind in the industrial production but Chinese economy recovered it by privatization of agriculture and industry। तो command economy के साथ क्या हो रहा था, it was lagging behind, यानी कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही थी। कौन कौन से प्रोस्पेक्टस में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पीछे रह गई थी। बट चाइनीज इकोनॉमी, जो प्रेजेंट डे चाइनीज इकोनॉमी है, उसने क्या करा, इट रिकवर्ड इट, इसने ये जो लैग बिहाइंड वाला गैप फॉर्म हुआ था इसको इसने रिकवर कर लिया। कौन कौन से मेजर्स से, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के थ्रू इसने क्या करा, इस लैग को ओवरकम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमी एस्टैब्लिश्ड न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड क्रिएटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लीडिंग हायर राइज इन फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, उसमें इंक्रीमेंट लाने के लिए बहुत सारी न्यू ट्रेडिंग लॉज इंट्रोड्यूस करी गई और बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करे गए, काहे के लिए, ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए। राइट, ड्यूरिंग कमांड इकोनॉमी द इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल। लेकिन जब कमांड इकोनॉमी थी तब क्या था, तब जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत बहुत ज्यादा कम हुआ करता था एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो, और साथ ही साथ इस वजह से पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा लो हुआ करती थी। तो ये आ गए आपके बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट डे चाइनीज इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। How did the European countries resolve their post Second World War problem? अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि यूरोपियन कंट्रीज ने कैसे रिजॉल्व करा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करा, जो कि कब अराइज हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज अराइज हुए थे, यूरोपियन कंट्रीज ने उन्हें कैसे सॉल्व करा। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है दैट ब्रीफली आउटलाइन द अटेम्प्ट्स दैट लेड द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो आपको यहाँ पर ब्रीफली क्या बताना है, आपको बताना है कि क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए, क्या क्या ऐसे मेजर्स थे, क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिससे कि क्या हुआ, ईयू फॉर्म हुआ, यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी गई हैं।
फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये पूछा है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन कंट्रीज ने कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। सबसे पहले आपने बता दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ था, 1945 में। यूरोपियन स्टेट्स कॉन्फ्रंटेड का मतलब क्या होता है, सामना करना, द रूइन ऑफ देयर इकोनॉमीज, जो भी उनकी इकोनॉमीज को इतना नुकसान हुआ था, एंड स्ट्रक्चर्स ऑन विच यूरोप हैड बीन फाउंडेड। तो इतना सारा जो भी नुकसान हुआ था यूरोपियन कंट्रीज का, उसको कैसे कन्फ्रंट किया था। यूरोपियन कंट्रीज रिजॉल्व देयर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग मैनर। अब आप फॉलोइंग मैनर में बहुत सारे इश्यूज लिखोगे, किस किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा गया था, राइट। तो कैसे सम अप करोगे आप, सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में आपका आता है मार्शल प्लान। ओके जी, सो अंडर मार्शल प्लान The USA provided financial help to revive European economy। अब यहाँ पर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, यूरोपियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अंडर मार्शल प्लान क्या इंट्रोड्यूस करा गया था, यूएसए ने प्रोवाइड करी थी फाइनेंशियल हेल्प, किसको, यूरोपियन कंट्रीज को, टू रिवाइव देयर इकोनॉमी, जिससे कि उनकी इकोनॉमी संभल सके, राइट। सेकेंड पॉइंट में आपका आता है द यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नेटो। अब यहाँ पर यूएस ने एक और क्रिएट करा था, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कलेक्टिवली एक सिक्योरिटी काउंसिल था। इसका नाम क्या है, नाटो। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर बताया गया है अंडर द मार्शल प्लान, मार्शल प्लान के अंडर और क्या क्या आता है, अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईईसी। ईईसी किसे बोलते हैं बच्चों, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है। बुक में बहुत बार ईईसी टर्म यूज हुआ है, आपका अब्रिविएशन आपको पता होनी चाहिए। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईईसी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इसके अंडर ईईसी एस्टैब्लिश करी गई थी, कब हुई थी, इन 1948, टू एक्सटेंड कोऑपरेशन। क्यों करी गई थी ये, जिससे कि कोऑपरेशन में एक हेल्पिंग हैंड आप एक्सटेंड कर सको ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, ट्रेडिंग के एंड इकोनॉमिक इश्यूज जो उस टाइम डेवलप थे अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। कहां पर डेवलप थे, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में जो भी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेडिंग इश्यूज एंड इकोनॉमिक इश्यूज अकर हो रही थी, उनमें हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ईसी को फॉर्म करा गया था, राइट। ओके नाउ तो फोर्थ पॉइंट में आता है यूरोपियन यूनियन वाज फाउंडेड इन 1992। कब हुई थी यूरोपियन यूनियन फॉर्म, ईयू कब फॉर्म हुई थी, 1992 में, फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं जो पीछे रहे, एट द बैक एंड रहे, जिससे कि क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ईयू हुआ। The EU was founded in so and so year for common foreign and security policy। पहला रीजन क्या हो गया, जिससे कि कॉमन एरिया मिल सके फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए। सेकंड पॉइंट आपका आता है कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर, जहां पर क्या प्रिवेल करे, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर प्रिवेल करे। एंड थर्ड पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, जो भी ईयू होगा, पूरा यूनियन होगा, उसकी एक सिंगल करेंसी वहां पर प्रिवेल करेगी। इट इवॉल्व फ्रॉम द इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल वन ओवर टाइम। अब स्टार्टिंग में तो ये इकोनॉमिक यूनियन था, लेकिन लेटर ऑन विद टाइम क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल वन बन जाती है एज द टाइम पासेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड हो जाता है, जहां पर आपको ये पूछा गया था हाउ डिड यूरोपियन कंट्रीज रिजॉल्व देयर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम। तो इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी प्रॉब्लम हुई थी उनको सॉर्ट आउट करा था। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा था, आपको आउटलाइन करना था कि क्या क्या अटेम्प्ट्स थे जिससे कि फॉर्मेशन ऑफ ईयू हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में आप आंसर करोगे यहाँ पर, द फॉलोइंग अटेम्प्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईयू। ईयू स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। द काउंसिल ऑफ यूरोप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब यहाँ पर ईयू की जो काउंसिल है वो कब स्टैब्लिश करी गई थी, इन द ईयर 1949। काहे के लिए, फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो इनिशियली ये फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन स्टैब्लिश करी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, जो मैंने आपको अभी बताया था, ईईसी, इन 1957। तो बच्चों ईईसी कब फॉर्म हुई थी, ये ईयर भी आपको डेफिनेटली लर्न होना चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अब इस पूरे प्रोसेस में इकोनॉमिक इंटीग्रेट करने के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करा गया, यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो थी उन्होंने क्या करा, फॉर्म करा ईईसी। ईईसी
सेल्फ नेम एक्सप्लेनेटरी है, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, राइट। 1957 ईयर आपको डेफिनेटली लर्न होना चाहिए। जब हमने 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो उसमें ये ईयर की भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आते हैं। नेक्स्ट है, द अबव मेंशन्ड प्रोसेसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अब ये जो प्रोसेस चल रहे थे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में, इससे क्या होता है, इट एक्वायर्स लेटर विद टाइम, क्या होता है, ये पॉलिटिकल फेस ले लेता है एंड पॉलिटिकल डायमेंशन लेने के बाद क्या होता है, यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर्म कर दी जाती है। द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक put Europe on a fast track and resulted in the establishment of European यूनियन इन 1992। अब क्या होता है, सोवियत ब्लॉक जो है कोलैप्स हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ईयू फॉर्मेशन का जो है एक फास्ट ट्रैक रास्ता सामने निकल के आता है एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन का फॉर्म हो जाता है इन द ईयर 1992। ठीक है, तो ईयर्स बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे ईयू के फॉर्मेशन के एंड ईसी के भी फॉर्मेशन के। ऑलराइट, तो इस तरह से ईयू फॉर्म हो गया था। आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया है, व्हाट मेक्स यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ऐसा क्या है कि ईयू इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इतना ज्यादा रिमार्केबल ऑर्गेनाइजेशन है। As a supranational organization, the EU bears, इसमें क्या क्या आता है, economic, political diplomacy and military influence as a regional organization in the following manner। तो बेसिक 3 हेडिंग्स जिनके अंदर आप यूरोपियन यूनियन की हाई इन्फ्लुएंशियल पोटेंशियल को एक्सप्लेन करोगे, क्या क्या है। फर्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, सेकंड आपका आता है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी एंड थर्ड आपका आता है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। बहुत शॉर्ट में सम अप करने के लिए इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल एंड देन मिलिट्री, राइट। अब इन 3 ब्रॉड हेडिंग्स में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको पॉइंटर्स में अपने आंसर को सम अप करना है। एज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में आपने लिखा 3 times लार्जर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड दैन यूएस। अब यहाँ पर आपने बताया कि यू क्या होल्ड करता है, 3 times लार्जर, 3 times बड़ा, 3 गुना बड़ा शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, किससे कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में। इट्स करेंसी, यू की करेंसी क्या है, यू की करेंसी है यूरो, कैन पोज अ थ्रेट टू डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। तो ईयू की करेंसी यूरो में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, वो किसको कंपटीशन दे सकती है, यूएस डॉलर को। नेक्स्ट आपका आता है द ईयू फंक्शंस एज एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ईयू की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा इसेंशियल है, काहे में, एक इसेंशियल पार्ट प्ले करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में, राइट। नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, द 2 मेंबर्स ऑफ ईयू। अब आपको ये लर्न रखना है कि 2 ईयू के मेंबर्स कौन कौन से, ब्रिटेन एंड फ्रांस, क्या करते हैं, परमानेंट सीट होल्ड करते हैं, कहां पर, सिक्योरिटी काउंसिल में, जिससे कि क्या होता है, यूएन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। इसके अलावा ईयू आल्सो इंक्लूड्स वेरियस नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। अब 2 तो परमानेंट है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी किसके हैं, यू के है, जो कि कहां पर के पार्ट है, यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। द यूरोपियन यूनियन प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस एक्सेप्ट द मिलिट्री फोर्स, दैट इज। अब वैसे तो यूरोपियन यूनियन जो है बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, काहे में, डिप्लोमेसी में और नेगोशिएशंस में, लेकिन एक जगह जहां पर एक्सेप्शन है वो कहां पर है, मिलिट्री वाले एरिया में, मिलिट्री फोर्स में, दैट मींस ईयूज डायलॉग विद चाइना। यहाँ पर ईयू का डायलॉग कॉम्पिटिशन किससे आता है, चाइना से, ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रिमार्केबल। तो यहाँ पर कौन सी पार्ट को रिमार्केबल बोला गया है, जब डायलॉग आता है किस किस के बीच में, ईयू और चाइना के बीच में, कौन से 2 पॉइंट्स पे, ह्यूमन राइट्स वाले एंड इसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिमार्केबल पॉइंट आ जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। 3 हेडिंग्स थी ना, पहला क्या था, इकोनॉमिक, नेक्स्ट आपका था पॉलिटिकल एंड थर्ड आपका था मिलिट्री। तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस में आता है द ईयूज कंबाइंड आर्म्ड फोर्स आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि ईयू की अगर आप कंबाइंड मिलिट्री फोर्स देखो तो वो सेकंड लार्जेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। सेकंड में आपको बोला इट्स टोटल एक्सपेंडिचर और मिलिट्री इज सेकंड टू द यूएस। अगर आप यू का टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे जितना वो अपनी मिलिट्री पर एक्सपेंड करते हैं तो वो सेकंड हाईएस्ट है कंपैरिजन में किसके, यूएस के। इट्स 2 important members, दोबारा से ब्रिटेन एंड फ्रांस, ऑल्सो एक्सपीरियंस किया
न्यूक्लियर एसेंस ऑफ 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो इससे क्या होता है, इससे कि और आपको पता चलता है कैसे मिलिट्री इन्फ्लुएंस करता है क्या ईयू। नेक्स्ट आता है ईयू इज वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप ईयू के स्पेस और टेक्नोलॉजी वाले एरिया में उसको देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा दैट ईयू वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, काहे के लिए, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप मिलिट्री इन्फ्लुएंस के अंडर ईयू को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईयू वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है, काहे के लिए, स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। तो इस तरह से आपके तीनों हेडिंग्स में कवर हो जाता है ईयू की इन्फ्लुएंशियल पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ China and India have great potential to challenge the unipolar world। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो ग्रोइंग इकोनॉमी है चाइना और इंडिया की, इनमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इनमें इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है दैट दे कैन चैलेंज द यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड में किसके डोमिनेंस है, यूएस की। हमने टर्म 1 में पढ़ा था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, रिमेंबर। सो डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट। अब आपसे पूछा गया है क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो, और फिर आपसे बोला है सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट, और जो भी आपका आंसर है उसको आपको सब्सटेंशिएट करना है, यानी कि जस्टिफाई करना है वेदर इट इज अ यस। तो आपको रीजंस देने हैं किन किन वजह से आपने इसको यस बोला है एंड सो ऑन, राइट। So the Indo-China relations experience strategically organized as rising economic powers in global politics and to play a major role in Asian economy after the end of Cold War। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है ये पहले से कि इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप अगर आप एक्सपीरियंस देखो तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप आती है जो कि प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड है एज आर राइजिंग इकोनॉमीज ऑफ द पावर ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही, चाइना भी एंड इंडिया भी, इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड टू प्ले अ मेजर रोल इन एशियन इकोनॉमी आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। इट कैन बी प्रूव्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब आप यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बताओगे जिससे कि आप अपने इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा The new economic policies of India and China have broken their economy from the stagnancy। तो जो भी स्टेगनेंसी आ रही थी इकोनॉमी में उसको ब्रेक कर दिया गया है, उसमें चेंज ला दिया गया है, काहे के थ्रू, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी दोनों ने ही, चाइना ने भी एंड इंडिया ने भी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स लीड टू फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड। तो फ्री ट्रेड एरियाज बनाए गए थे, रिमेंबर द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिससे कि ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे क्रिएट करे गए टू प्लेस फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड। इससे क्या हुआ, जो है इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो गई और पर कैपिटा इनकम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। नेक्स्ट आपका आता है चाइना हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब चाइना क्या बन चुका है, मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है, डेस्टिनेशन बन चुका है, काहे के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। देन इन द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पर है, चाइना में इन द प्रेजेंट एरा। Hence, it has large reserve for foreign exchange to allow it to make big investment in other countries। और इसी वजह से चाइना के पास क्या है, it has large reserve, बहुत ज्यादा रिजर्व्स है, काहे के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जिससे कि वो बहुत बिग इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन दी अदर कंट्रीज ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट आपका आता है एट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो फिर इंडिया और चाइना हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखोगे तो फिर आप पता लगा पाओगे कि इंडिया और चाइना ने मोर और लेस सिमिलर पॉलिसीज को अडॉप्ट करा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टू डीपर इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी टू चैलेंज यूनिपोलर वर्ल्ड। काहे के लिए, जिससे कि यहाँ पर एक क्या कर सके, इंटीग्रेशन ज्यादा और ज्यादा इंक्रीज कर सके इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इससे एक चैलेंज अपोज होता है टू द एंटायर यूनिपोलर वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। The peace and prosperity of country lay in the establishment and strengthening of regional economic organization। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दोबारा से दिया गया है जिसमें कि आपको बताया कि किसी भी एरिया की जो पीस होती है, जो प्रोस्पेरिटी होती है, वो कहाँ पर लाई करती है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वहाँ की रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वहीं पर लाई करती है क्या, पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्रीज। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ना जस्टिफाई करना है कि ये बात बिल्कुल सही है दैट पीस एंड प्रोस्पेरिटी किसी भी कंट्री की कहां पर एग्जिस्ट करती है, इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ व्हाट, ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वहां की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे डिपेंड करती है। सो दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट
आसियान रीजनल फोरम एंड यूरोपियन यूनियन। सम अप करने के लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ARF एंड EU। किसको पॉइंट करा गया है बेसिकली स्टेटमेंट में, बता के दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट आसियान रीजनल फोरम एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के थ्रू आपसे इन डेप्थ ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन पूछा गया है, where ASEAN Regional Forum is based on the notion not to escalate territorial disputes into armed confrontation। अब यहाँ पे ARF का क्या वर्क था बच्चों, ARF का ये वर्क था कि जो भी टेरिटरी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है हमें उन्हें एस्केलेट नहीं होने देना है, उतना बढ़ने नहीं देना है कि वो किसको लीड करे, कि वो किसी वॉर लाइक सिचुएशन को या फिर कॉन्फ्रंटेशन को लीड करे, उसको इतना नहीं बढ़ने देना है। ऑलराइट, द ASEAN इज rapidly growing as regional organization with the Vision 2020 including an outward-looking role in international community and encourage negotiations over conflicts in the region। अब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पर इंक्रीज होता हुआ एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका विजन 2020 के अंदर क्या पॉइंट्स आते थे, ये पॉइंट आता था सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसी कौन सी, आउटवर्ड लुकिंग रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि ये लुक फॉरवर्ड कर रहा है काहे के लिए, इनटू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एंड टू एनकरेज नेगोशिएशंस, और जो भी कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, नेगोशिएशंस को और बढ़ावा दिया जाता है। ASEAN Regional Forum ARF maintains coordination, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो ARF बेसिकली दो चीजें यहाँ पर मेंटेन करता है, पहला तो है कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी और दूसरा है फॉरेन पॉलिसी। तो ARF क्या क्या मेंटेन करता है ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका इन दो पॉइंट्स में आ गया आसियान का, अब आप लिखोगे EU के बारे में। द EU हैज आल्सो बीन फंडेड ऑन ग्राउंड ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स। तो यहाँ पर तो आपने दो पॉइंट से बता दिया आसियान के बारे में, अब आप बताओगे EU के बारे में। So EU has also been funded कौन से ग्राउंड्स पर, ऑफ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, देन cooperation on justice and home affairs, right? Next point में आपका आता है the EU has also extended cooperation while acquiring new members especially from Soviet bloc। तो यहाँ पर एक्सटेंड करा है EU ने cooperation किसके साथ, न्यू मेंबर्स के साथ, स्पेशली कौन से ब्लॉक से, सोवियत ब्लॉक से, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इसमें आपको पूछा गया है आइडेंटिफाई द कॉन्टेंटियस इश्यूज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो आपको यहाँ पर डिफिकल्ट इश्यूज बताने हैं जो कि कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में। हाउ कुड दीज बी रिजॉल्व फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो भी ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये कैसे सॉल्व की जा सकती है और इसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। गिव योर सजेशंस, आपको यहाँ पर अपने सजेशंस भी लिखने हैं। सो द रिलेशंस विद चाइना एक्सपीरियंस फ्रेंडली जेस्चर फ्रॉम इंडिया एज साइन पॉपुलर पंचशील to develop Indo-China relations in 1954 and advocated China's membership to United Nations। तो पंचशील एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा है, किसके बीच में हुआ था, वो इंडिया और चाइना के बीच में, काहे के लिए, एक फ्रेंडशिप को और बढ़ावा देने के लिए। सो स्टिल आफ्टर 1957, लेकिन इस पंचशील के बाद भी 1957 में क्या होता है, वेरियस कंटेंटियस इश्यूज अरोज इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तो पंचशील एग्रीमेंट के बाद भी बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस अराइज होती हैं इंडिया और चाइना के बीच में इन द ईयर 1957। फर्स्ट आपका आता है 1962 मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ मैकमोहन लाइन रिजल्टेड ऑन अनवारंटेड क्लेम्स by China which now lie in Arunachal Pradesh and सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपने बताया कि 1962 में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस चीज के ऊपर, मैकमोहन लाइन के ऊपर, एंड यहाँ पे क्या होता है, इट रिजल्टेड ऑन अनवारंटेड क्लेम बाय चाइना, राइट, और विच नाउ एग्जिस्ट। अब ये रीजन कहाँ एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट डे में, इन अरुणाचल प्रदेश एंड सियाचिन ऑफ लद्दाख, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में यही सेम जो है आपको इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था, इसलिए बाय हार्ट इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंसेस अरोज फ्रॉम चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950 which was protested by India against China। अब 1950 में एक और इंसिडेंट हुआ था, जब क्या हुआ था, चाइना ने अनेक्स करा था तिब्बत को और इट वाज प्रोटेस्ट, इंडिया ने इसका बहुत प्रोटेस्ट दिखाया था अगेंस्ट चाइना, राइट। नेक्स्ट आपका आता है आफ्टर पंचशील अटैक बाय चाइना ऑन इंडिया इन 1962
to occupy larger territories of India created humiliation, right? अब पंचशील के बाद भी क्या होता है? Although एक फ्रेंडली जेस्चर के लिए एक पंचशील अग्रीमेंट हुआ था साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, लेकिन अटैक जब होता है चाइना से ऑन इंडिया 1962 में टू ऑक्यूपाई, किस चीज को लेकर था ये अटैक? टू ऑक्यूपाई लार्जर टेरिटोरियल एरिया ऑफ इंडिया क्रिएटेड ह्यूमिलिएशन। तो इससे जो है दोनों ही कंट्रीज को काफी ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है चाइना's assistance to Pakistan's nuclear program also created differences। अब इंडिया की तो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज पाकिस्तान से एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर चाइना का असिस्टेंस करना, चाइना का सपोर्ट करना पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, राइट? नेक्स्ट है चाइना's military relation with Bangladesh and Myanmar were viewed as hostile to Indian interest। अब यहाँ पर चाइना के रिलेशनशिप्स किसके साथ? बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ मिलिट्री रिलेशंस जो है इस तरह से व्यू करे जाते हैं जैसे कि ये इंडिया की इंटरेस्ट के लिए होस्टाइल हो या बिल्कुल भी फेवरेबल ना हो, राइट? नेक्स्ट आपका आता है ऑल द अबव मेंशन्ड डिफरेंस डिस्प्यूट्स could be resolved for greater cooperation। अब इतने सारे पॉइंट्स में तो आपने डिफरेंसेस जो भी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है चाइना और इंडिया के बीच में उनको सम अप कर दिया। अब आपको बताना था कि इनको सॉर्ट आउट कैसे करा जा सकता है, इनको सॉल्व आउट कैसे करा जा सकता है, जो कि आपके पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन भी था। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर बताया गया है फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन। जब अगर दोनों कंट्रीज में ग्रेटर अमाउंट ऑफ कोऑपरेशन होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो सकते हैं। एज बोथ द कंट्रीज शुड मेक सम मोर एफर्ट्स to revive harmonious attitude between themselves। अब यहाँ पर चाइना और इंडिया को लेकर बोला गया कि दोनों ही कंट्रीज को क्या करना चाहिए? ज्यादा एफर्ट दिखानी चाहिए दोबारा से एग्जिस्ट करने के लिए, दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए हार्मोनियस एटीट्यूड बिटवीन देमसेल्व्स, एक दूसरे के बीच में हार्मनी को प्रिवेल करने देने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों ही कंट्रीज को जो है एफर्ट्स दिखाने चाहिए। नेक्स्ट है बोथ द कंट्रीज शुड मूव हैंड इन हैंड टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, न्यूक्लियर रेस एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया और चाइना को क्या है साथ में वर्क करना चाहिए, क्या करने के लिए? टीयर आउट करने के लिए या फाइट करने के लिए अगेंस्ट टेररिज्म, न्यूक्लियर रेस एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो भी एग्जिस्ट करती है, इनको टीयर आउट करने के लिए दोनों ही कंट्रीज को एक दूसरे का फेवर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बोथ द कंट्रीज शुड डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे जब प्रॉब्लम हुई है एक अराइज इतनी सारी जो हमने लास्ट स्लाइड में कवर करी थी, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? इंडिया और चाइना दोनों को ही बेटर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट करना चाहिए म्यूचुअली एक दूसरे का, राइट? नेक्स्ट आपका आता है हेंस बोथ ऑफ देम, बोथ कौन है यहाँ पर? चाइना एंड इंडिया। बोथ ऑफ देम हैव साइंड अग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका एक एग्जांपल हमारे पास सामने क्या आता है कि इंडिया और चाइना ने क्या करा है? एक अग्रीमेंट को साइन करा है, काहे पर? बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन। कौन सी फील्ड्स में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, राइट? क्लियर हो गया आपको कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक इश्यूज थे चाइना और इंडिया के बीच में और किस तरह से इनको जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है बाय मेकिंग एफर्ट्स। So with this we have covered all the NCERT question and answers of the particular chapter alternative centers of power from question number 1 to question number 14। All right, I hope आज के सेशन आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा और समझ जरूर आया होगा। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। बाय लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनीटाइम। You may avail the entire study material in the PDF format and you may also attend live tests, quizzes and assignments too. So definitely download कीजिए हमारा official app Learn Karo the live learning app and you may also join us on Telegram ताकि आप सभी बच्चों को timely notifications मिलती रहे। So with this I am ending up this session here and I will meet you all in the next session with the next important topic. Till that time keep studying, keep practicing, take care, all the best, bye bye।